हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम अपने टॉपिक का अगला कड़ी लेकर आए हैं। फोर्स के बाद जस्ट हम कुछ आगे टॉपिक में बात कर रहे थे। तो बल आघूर्ण का टॉपिक है कि आखिर बल आघूर्ण होता क्या है। ये थ्योरेटिकल व्यू से ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो बल आघूर्ण के टॉपिक को कंप्लीट आज के एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट समझ लेंगे। बल आघूर्ण क्या होता है इसके बेसिक के साथ चलेंगे। तो बल आघूर्ण ये टॉपिक तो आगे आएगा, लेकिन उससे पहले हम धीरे धीरे समझते चलते हैं कि आघूर्ण क्या होता है, फिर बल आघूर्ण क्या होता है, फिर बलयुग्म क्या होता है। और दो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके कंसेप्ट कि ओवरऑल समदिश बल आघूर्ण क्या होते हैं और अदिश बल आघूर्ण क्या होते हैं। तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि आघूर्ण क्या होता है। तो एक मिनट में छोटी सी परिभाषा देता हूँ। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाला बल। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाला बल, मतलब ऐसा कोई एक्सटर्नल कॉज हो, ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस पर रोटेट कर दे, घुमा दे। आपको याद होगा मैंने फोर्स के केस में आपको एक बात बताया था कि फोर्स होता क्या है, एक्चुअल में एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ भी हो सकता है फोर्स। तो उसी से रिलेटेड है। इसका नाम बल आघूर्ण इसलिए पड़ा है। आघूर्ण का मतलब होता है अपने एक्सिस पर घूम जाना, अपने अक्ष के परितः घूम जाना, या फिर किसी बिंदु के परितः घूम जाना कहलाता है आघूर्ण। भाई आप घूमोगे, एक चीज़ समझना, आप अगर रोटेट करते हो तो किसी के रिस्पेक्ट में रोटेट करोगे ना, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी अक्ष के रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में। तो इन चीज़ों को कहते हैं आघूर्ण। आघूर्ण हमेशा होता क्या है, घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाला बल। और आघूर्ण हमें दिखेगा कहाँ पे, या तो ये किसी एक बिंदु के परितः दिखेगा, या तो हमें किसी एक अक्ष के परितः दिखेगा, या फिर सेल्फ के परितः, अपने ही अक्ष के परितः। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे गोल गोल घूमती है। मैं अगर आपके सामने ऐसे रोटेट करने लगूं तो ये क्या है, मेरा एक्सिस के अबाउट रोटेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे आघूर्ण का मतलब होता है अपने एक्सिस पर घूम जाना, या फिर ऐसा कोई भी बल जो कि घुमाने की प्रवृत्ति रखना हो, आघूर्ण कहलाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को घुमाते हो तो बल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बल आघूर्ण में ओवरऑल, अब बल आघूर्ण की बात समझाता हूँ। ऐसा बल, ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी बॉडी को, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः या तो घुमा दे, या तो फिर घुमाने की प्रयास करे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जिस पर हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और वो क्या कर जाए, घूम जाए। बलाघूर्ण किसे कहते हैं, वह बल जो किसी वस्तु को या तो घुमा दे और या तो घुमाने की प्रवृत्ति रखे या प्रयास करे। किसके परितः भैया, अक्ष के परितः, बिंदु के परितः और अपने खुद के एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो बल आघूर्ण का सिंपल सा मतलब होता है किसी वस्तु का अपने अक्ष के परितः घुमा देना या फिर घुमाने की प्रवृत्ति रखने वाला बल बल आघूर्ण कहलाता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा इसको आगे चलते हैं, इसके कंसेप्चुअल स्टडी को आपको समझाता हूँ। देखो, बल आघूर्ण की मैं बात कर रहा हूँ। आघूर्ण का सिंपल सा मतलब है, आपके बुक में कोई भी लैंग्वेज दे, आई डोंट केयर, बट आपको कंसेप्चुअली स्टडी करवाना मेरा काम है। मैं आपको कंसेप्चुअली पढ़ाना चाहता हूँ। बल आघूर्ण को अब मैं समझाता हूँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण उस बल को कहते हैं जो कि घुमाने की प्रवृत्ति रखता है किसी अक्ष के परितः। बल आघूर्ण को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज टॉर्क। ठीक है ना, इसको किससे लिखते हैं, टॉर्क से, टॉर्क से। ठीक, टॉर्क टाउ, और टाउ इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस डी। टॉर्क बराबर होता है एफ क्रॉस डी। बस इतना आपके लिए बहुत सफिशियंट है। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल जो बल है वो वैल्यू और कितना घुमाता है। जरा इसको फिगर वाइज समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, दिस ऑब्जेक्ट, कोई रॉड लिया, कोई वस्तु लिया, कुछ भी ले लिया हमने। इस पर हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई किया, दिस इज फोर्स एफ, दिस इज फोर्स एफ। तो ये बॉडी रोटेट करेगा, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। हमने मान लिया इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करने लगी, ये हमने पॉइंट मान लिया। तो जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट करने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, जरा आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर ये अप्लाइड फोर्स एफ है और ये बॉडी घूमने लगा, भाई जाहिर सी बात है फोर्स लगाओ घूमने लगेगा। अगर ये दूरी हम डी कह देते हैं, ये दूरी हम डी कह देते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए किसी अक्ष के परितः बॉडी का घूम जाना टॉर्क कहलाता है। टॉर्क निकालते कैसे हैं, तो टॉर्क आपको निकालना है तो इसको 1 में कह देता हूँ। टॉर्क 1 बराबर एफ इंटू डी, क्लियर, बिल्कुल फिगर के अनुसार।
इसी में और समझ लेते हैं और एग्जांपल। मान लो मेरा मन किया मैंने ये फोर्स अप्लाई कर दिया, ये न्यू फोर्स है बेटा, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये नया फोर्स है मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो इस केस में मान लेते हैं ये फोर्स F2 है, ये F2 है, ठीक। तो बॉडी फिर रोटेट करेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस में मान लेता हूँ D2 हो गया, मान लो सवाल में गिवन होगा ऐसे, ये दूरी कितना है D2, देखो D2 लिखा हूँ। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो टॉर्क की दूसरी वैल्यू टॉर्क 2, बस आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड रखना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F2 और डिस्टेंस कितना है D2। यहाँ से आपको और मतलब जितने भी कंसेप्ट लगाओ ऐसे समझो, हमें कोई भी बल आघूर्ण निकालना है, बस बल का मान चाहिए और किस अक्ष के परितः घूम रही है बॉडी उसकी दूरी। जरा समझो, कंसेप्चुअल समझो, जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स, और बॉडी घूम कहाँ से गया, बॉडी रोटेट कहाँ से किया। मैंने बोला ना किसी बिंदु के परितः अक्ष के परितः बॉडी रोटेट कर सकता है। तो देखो फोर्स और डिस्टेंस D, ठीक। कहीं से भी बेटा ऐसे सवाल आएंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, आप कोई भी सवाल लगाना आंसर आपको इसी पर आता आएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और ओपन फॉर्म में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और डीप फॉर्म में, ठीक। एक्चुअल में टॉर्क का मतलब होता है, एक्चुअल में टॉर्क का फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे, टॉर्क बराबर रियल फॉर्मूला होता है F इंटू डी साइन थीटा, ठीक। अगर आपको कभी थीटा वगैरह दे दे तो देखो इसमें होता क्या है, दिस इज फोर्स F और दिस इज थीटा, बीच का एंगल आपको थीटा दे देगा, F इंटू मतलब फोर्स का वैल्यू और कोई थीटा दे देगा आपको। तो उस केस में आप कैसे लगाओगे, तो ये आपका डिस्टेंस D है, ओवरऑल इसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है, कंपोनेंट डिवाइड किए जाते हैं, तो F इंटू डी के बीच का एंगल दे रहा है, साइन थीटा आप रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क के केस में कुछ ऐसा केस पढ़ते हैं। तो ओवरऑल टॉर्क हो क्या सकता है, टॉर्क का एक अच्छा सा फिगर हम विद फार्मूला ढेर सारे केस के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो इसके रिस्पेक्ट में बॉडी घूमा, ये हमने फोर्स अप्लाई किया F2, ये हमने फोर्स अप्लाई किया F1, यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया F3 और यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया F4, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल के साथ आपको बस बल आघूर्ण का मतलब समझाता हूँ, इसके बाद और डीप में समझेंगे। तो एक दूरी डिस्टेंस भी मान लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज D1, दिस डिस्टेंस इज D2, ठीक। F3 के लिए D3, F3 के लिए D3 और F4 के लिए D4, ठीक, D4। सवालों में ऐसा सेट ही करता है कि आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, नहीं दिया होगा तो आप निकाल लेंगे। ये तो मैं इतने टफेस्ट सवाल करवा रहा हूँ ना। तो अब ज़रा देखो, पहले आप क्या करोगे, सबका टॉर्क निकालो। तो टाउ1 की वैल्यू, टाउ1 कैसे निकालोगे, तो टाउ1 देखो कहाँ पे है, टाउ1 यहाँ पे आते हैं। तो फोर्स की वैल्यू F1, ठीक, इनटू किसके एक्सिस में बॉडी घूमेगा, ये देखो डिस्टेंस D2, F1 के लिए डिस्टेंस क्या है D2, तो F1 D2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही। F1 की वैल्यू रखो और किस अक्ष के परितः रखा डिस्टेंस रख दो, F1 इंटू D2। अब आते हैं टॉर्क 2 पर, टॉर्क 2 दूसरी वैल्यू टॉर्क 2 की। तो टॉर्क 2 के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, F2 रखोगे, F2 यही है ना। तो F2 इंटू डिस्टेंस क्या है D1, भाई इसके लिए डिस्टेंस D1 है, इक्वेशन नंबर 2। मैंने अननोन वैल्यू माना, बस आपको समझा रहा हूँ। 4 ऐसे अप्लाई हो रहा है और डिस्टेंस कितना है, इतना, किसके रिस्पेक्ट में, अक्ष के परितः, बिंदु के परितः। अब टाउ3 चलते हैं, टाउ3 में क्या गिवन है, तो ये है F3, रखेंगे F3 और डिस्टेंस कितना है D3 इंटू D3, इक्वेशन नंबर 3। और टाउ4 है F4, निकालते हैं टाउ4, तो F4 इंटू D4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस। अब देखो इतने इससे खूबसूरत कंसेप्ट से हमें फ़ायदा क्या मिला। पहले तुम बस एक काम करो कि सबका टॉर्क निकाल लिए। अब यहाँ पे एक रूल कहता है, इस रूल को आप नोट कर लो, बिल्कुल आसान वे में पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत आसान वे में। रूल कहता है अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देन सिंबल टेक पॉजिटिव, मतलब यही बल आघूर्ण कैसा लोगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, वामावर्त होता है, हिंदी में इसे कहते हैं वामावर्त। अगर रूल कहता है कि अगर हमारा फोर्स और डी अप्लाई करते समय, फोर्स और डी लगाते समय बॉडी कैसा घूम जाए, वामावर्त, एंटी क्लॉक,
तो सिंबल क्या लोगे? पॉजिटिव। किसका? टाउ का। और अगर हमारा बॉडी क्लॉकवाइज घूम जाए, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, इसके लिए हम क्या सिंबल लेंगे? निगेटिव। किसका सिंबल लेंगे? टाउ का। अब देखो खूबी क्या है, यहीं से कंसेप्ट क्लियर कर दूं, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। चलो अप्लाई करते हैं। टाउ वन, टाउ वन, जब F1 फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। देखो F1 पे आओ, F1 पे जब बॉडी पर फोर्स लगाओगे कैसे घूमेगा? दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क क्या लोगे? निगेटिव। मतलब ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव, निगेटिव। यहाँ पे बस माइनस सिंबल लगा दो, ये देखो मैं लगा दे रहा हूँ, चलो छोटा सा, यहाँ निगेटिव। ठीक, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसे हमें पढ़ाई पढ़ना है। ठीक, क्यों? फोर्स वन जब अप्लाई करोगे तो बॉडी कैसे घूमने लगेगा? क्लॉकवाइज, निगेटिव सिंबल। रूल कहता है क्लॉकवाइज पे निगेटिव, एंटी क्लॉक पे पॉजिटिव। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा F2 फोर्स। F2 फोर्स को देखो, जब F2 फोर्स को नीचे से लगाओगे तो बॉडी कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। देख लो जरा सा, F2 अप्लाई करोगे बॉडी ऐसे घूमेगा। तो अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। देन पॉजिटिव टेक, ये सिंबल टेक पॉजिटिव। टाउ टू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब थर्ड पे आते हैं, F3 पर देखो फिर से फोर्स नीचे, फोर्स नीचे, बॉडी घूमेगा, देखो ये ऐसे। ठीक, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज। F3 फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज निगेटिव, ये हमारा सिंबल निगेटिव। क्लियर? अब फोर्थ पे चलते हैं। F4 की वैल्यू, जब फोर्स नीचे से अप्लाई करोगे तो बॉडी उल्टा दिशा में, मतलब कि आपका कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। F4 अप्लाई करोगे, देखो खुद से ऐसे अप्लाई करिए, ये बॉडी घूमने लगी, तो ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक के लिए पॉजिटिव। तो चौथा सिंबल आपका क्या हो जाएगा? दिस इज पॉजिटिव। आई होप बेटा ये 2 बार आप वीडियो देखना, बहुत कंसेप्चुअली मैंने क्लियर पढ़ा है। आपके बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। डायरेक्ट आपको बस इस पूरे चैप्टर की खूबी क्या है, आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। इसमें बस आपको एक चीज़ जानना है, अमाउंट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, अमाउंट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, हम इंडिविजुअली देख सकते हैं। इंडिविजुअली मैंने इसीलिए देखा, देखो मैंने 4 फोर्स पे अप्लाई किया, बिल्कुल कंसेप्चुअली मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, और ये सब कुछ आप नोट करते चलेगा एज इट इज़ अपने कॉपी में। अब हम चलते हैं कपल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कपल? ये लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद 1 मिनट में और खूबसूरत कंसेप्ट आपको समझाएंगे। बाकी इसका फिर सवाल देखेंगे, क्योंकि सवाल में इसके कंसेप्ट ज़्यादा खुलेंगे। तो कपल के बारे में पढ़ते हैं कि कपल क्या होता है। व्हाट इज़ कपल? कपल का मतलब होता है, कपल का मतलब होता है युग्म, ठीक है ना, या फिर इसको फिजिक्स में कहते हैं बलयुग्म, बलयुग्म। और इसी टॉपिक को हम कह सकते हैं कपल, मतलब कपल फोर्स कहे तो भी चलेगा, लेकिन पहले मैं कपल का मतलब समझाता हूँ, बाकी आपसे कपल फोर्स भी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो इस टॉपिक का एक्चुअल हेडिंग होता है बलयुग्म का बल आघूर्ण। देखो ऐसे, इस टॉपिक का एक्चुअल नेम है बेटा रियल में बलयुग्म का बल आघूर्ण, का बल आघूर्ण, ये एक्चुअल नेम है इसका, बल आघूर्ण। ये रियल टॉपिक है आपका जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब स्टार्ट तो आपके बुक में केवल बलयुग्म लिखा है और आंसर खत्म कर देता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, एक्चुअल सच्चाई है। बलयुग्म का बल आघूर्ण क्या होगा? मतलब टॉर्क ऑफ अ कपल, टॉर्क ऑफ अ कपल, ये हमें पढ़ना है। किसी बॉडी का टॉर्क ऑफ अ कपल, ये हमारी मेन हेडिंग है, टॉर्क ऑफ अ कपल, टॉर्क ऑफ अ कपल। तो पहले कपल का मतलब समझते हैं। कपल इसलिए ये शब्द यूज किया गया है क्योंकि ऐसा फोर्स का मैग्नीट्यूड जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे कुछ दूरी पर, वो कपल कहलाते हैं। मतलब फिजिक्स में कपल का मतलब होता है कि कोई तुम ऑब्जेक्ट लो, देखो ऐसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, कोई भी तुम बॉडी लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कपल तब बनता है जब इक्वल एंड अपोजिट नेचर, भाई इस चीज़ को मैंने और भी अच्छे तरीके से समझाया है। कपल का मतलब होता है पेयर, जरा सेंस वाइज समझो फिजिक्स के थोड़ा बाहरी दुनिया से। कपल का मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है। पेयर कब बनते हैं? एक बॉय और एक गर्ल, भाई कपल कहलाते हैं इन जेन्युइन बाहरी दुनिया में। तो फिजिक्स में कैसे कोरिलेट करें? फिजिक्स में कोरिलेट करने का तरीका है कि इक्वल एंड अपोजिट, जो वास्तविकता की दुनिया में हम लोग कहते हैं बॉय एंड गर्ल, तो ये क्या हैं? नेचर वाइज अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो एक प्राणी ही ना। तो ज़रा समझना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स,
कपल तब बनता है जब इक्वल फोर्स एक जगह अप्लाई हो और साथ ही साथ अपोजिट फोर्स एक ही जगह अप्लाई हो। मतलब जो पहले समझना, अपोजिट एफ, बल का परिमाण सेम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड सेम हो, वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो इस केस में जरा देखो, बीच की कुछ दूरी है, बीच की कुछ दूरी अगर हम डी कह दें, बाय द वे अगर हम बीच की दूरी डी कह दें, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ कपल पता है क्या होगा, टॉर्क ऑफ अ कपल। टॉर्क ऑफ अ कपल जो होगा ये होगा अमाउंट ऑफ एनी वन फोर्स मैग्नीट्यूड एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। ठीक, तो जरा इसको और समझते हैं, अभी और समझते हैं। भाई कपल का मतलब बस इतना होता है, कोई कपल तब बनता है जब उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो, बस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, परिमाण सेम हो, तो वो बन जाते हैं कपल। और फिजिक्स में कपल का मतलब बस यही है कि किसी ऑब्जेक्ट पर किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे फोर्स लग रहे हों, दो फोर्स लग रहे हों जो कि नेचर वाइज अपोजिट हो, नेचर वाइज, लेकिन परिमाण वाइज सेम हो। तो कपल बनने का शर्त क्या है, कपल बनने का शर्त, बनने का शर्त है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। पहली चीज, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स, ठीक है ना। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो वो कपल कह दोगे, बिल्कुल आसानी से आप इसको क्या कह दोगे, कपल कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कपल के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा केस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप दो फोर्स लगाओगे तो बीच का डी तो आएगा, वो आगे समझाने वाले हैं। तो कपल बनने का, युग्म बनने का, बल युग्म, देखो शब्दों को पकड़ो, बल युग्म, यहीं से पकड़ो, कपल फोर्स। तो युग्म क्यों ले रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ये युग्म ही तो है, पेयर ही तो है। बल युग्म का मतलब होता है ऐसा फोर्स का जोड़ा, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को घुमा दे, ठीक है ना, बल युग्म। अब आगे चलते हैं, बल युग्म का बलागुण ये क्या होता है, टॉर्क ऑफ अ कपल क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क ऑफ अ कपल। कपल का मतलब समझ लिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो वो कपल बन जाएगा। ये हम मार्कर लेते हैं, ये मार्कर लेते हैं, एक फोर्स यहाँ अप्लाई करें, एक फोर्स यहाँ, इक्वल एंड अपोजिट, बॉडी रोटेट करने लगेगा, खुद समझो। चलो आ जाओ कंसेप्चुअल समझाते हैं। अगर हम दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाएं, चलने लगेगी ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन में चलने लगेगा। इसी का अपोजिट, नीचे फोर्स लगाएं तो भी चलने लगेगा। तो रोटेट कब करेगा, जब एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे हो, समझ रहे हो ना, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तभी तो रोटेट करेगा। दिस इज कपल। कपल के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है, युग्म के लिए, बल युग्म के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करने चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, परिमाण दोनों का सेम हो, तो आप इसको क्या कह दोगे, कपल। बस इतना ही बेटा कपल है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बलयुग्म का बलागुण क्या होता है, टॉर्क ऑफ अ कपल क्या होता है, इसको फिगर के साथ समझेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होता है, पहले तो कंसेप्चुअली समझो जरा सा, है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट, बट आपको कैसे समझना है, बहुत अच्छे समझना है। हम कह दें थोड़ी देर के लिए, एक सिंपल फिगर बनाता हूँ, हम एक ये छोटा सा फिगर बनाते हैं। हमने कह दिया एक फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे F, सेम मैग्नीट्यूड, उसी तरह यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड। बीच की डिस्टेंस हमने कह दिया S, समझना, इसको रटना नहीं है, समझना। तो बलयुग्म का बलागुण कहता है कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थे ना, वो शर्त होना चाहिए, और बीच की। तो बलयुग्म के बलागुण को भी टॉर्क से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी टॉर्क से ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉर्क बराबर क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, पहले नोट कर लो फिर आगे समझाता हूँ। किसी एक बल का परिमाण गुणे बीच की लंबवत दूरी, किसके, जो फोर्स लग रहे हैं उनके, बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। भाई जाहिर सी बात है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे ना, मैंने बोला था परिमाण में, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, किसी एक बल का परिमाण, और उसको मल्टीप्लाइड कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं सिंबल बना दे रहा हूँ शॉर्टकट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CLR, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। ये इंग्लिश में आप समझ भी सकते हैं, तो इसको अब एक्सप्लेनेशन करता हूँ।
बलयुग्म का बलाघूर्ण निकालने के लिए कंडीशन होता है जो दो बल लग रहे हैं उनमें से किसी एक बल का परिमाण, तो इसके लिए क्या रखोगे, F रखोगे, इनटू दोनों बल के लगते समय बीच की लंबवत दूरी। तो जरा क्वेश्चन को देखो, दोनों बल अप्लाई हो रहे हैं ऐसे और ऐसे, बीच की लंबवत दूरी क्या है, दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी, ये देखो बीच की लंबवत दूरी। बेटा ये फार्मूला है, एकदम एज इट इज फार्मूला है, मैं कंसेप्ट केस के साथ पढ़ा रहा हूँ। F इंटू एस, दिस इज मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ कपल, दिस इज मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल, दिस इज टाउ, मतलब बलयुग्म का बलाघूर्ण ये होगा इस सवाल के लिए। बहुत गौर से समझा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत केसेस नहीं पढ़ना है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा, कंसेप्ट, डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट आंसर। किसी एक बल का परिमाण रखो, क्यों, अगर आपसे युग्म बनाया है तो युग्म तभी बनता है जब जोड़ा वाले फोर्स हों, इक्वल एंड अपोजिट, खत्म कहानी। तो किसी एक बल का परिमाण रख दो और दोनों फोर्सेस के बीच की लंबवत दूरी, जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं इनके बीच की लंबवत दूरी, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका नेक्स्ट केस इसी पर जो थोड़ा कंसेप्चुअल केस है, तो अब चलते हैं इसके लेवल के क्वेश्चन पर, मतलब लेवल के थ्योरी पर। तो देखो है क्या, हम कहते हैं कि कोई हमारा ये क्या है, टॉर्क है, ये हमारा मतलब कोई बॉडी है, ये कोई हमारा बॉडी है, ठीक है, क्लियर। चलो ये कोई रॉड है, अब समझना, इधर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F और इधर हमने फोर्स अप्लाई किया F, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बहुत गौर से समझना। बीच की डिस्टेंस मैंने कह दिया D, ये देखो क्या है, D है, ये डिस्टेंस D है, दिस इज D। अप्लाइड फोर्स D था, अप्लाइड फोर्स F था और रॉड की लंबाई D थी। जरा सोचो, अगर हम ये एंगल थीटा कह दें, मतलब थीटा कह दें, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल रॉड और फोर्स अप्लाइड दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पर जरा सोचो, D का एक कंपोनेंट करोगे तो D cos थीटा, जरा देखो D का एक कंपोनेंट देखो ऐसे, ये है D, यहाँ पे है थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट करोगे तो नीचे वाला कंपोनेंट D cos थीटा, ये देखो होगा नीचे वाला D cos थीटा, और उसी तरह परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट D sin थीटा होगा, आपको भी पता है D sin थीटा परपेंडिकुलर। अब जरा फॉर्मूले पे आते हैं, रियल डिस्टेंस आपको क्या गिवन था, D, रियल डिस्टेंस D, क्यों इसका दो घटक तोड़े, तो अब जरा देखो यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ पर फोर्स हॉरिजेंटली लग रहा है, देख लो हॉरिजेंटल फोर्स अब की बार लगा है, पिछले सवाल में दूसरा केस था। तो रूल कहता है कि अब ये भी घूमेगा ना, इधर फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो घूम जाएगा ना, तो इधर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रखो, टॉर्क बराबर इधर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F, दोनों में से किसी एक बल का मान, और दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, फिगर को गौर से देखो, तो दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी यही है, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी क्या है, यही तो है लंबवत, और ये दूरी सवाल के अनुसार क्या है, D sin थीटा, तो F इंटू D sin थीटा, ये आपको समझना था कंसेप्चुअल। अगर आपको कभी कोई ऐसा फोर्स दे दे जो कि रॉड के हॉरिजेंटल लग रहा हो, थीटा एंगल पे, देख लो रॉड के हॉरिजेंटल, तो इस केस में क्या लोगे, D का साइन थीटा, इस रॉड का वो कंपोनेंट लोगे जो लंबवत हो। तो यही इस सवाल की खूबी थी, मतलब इस छोटे कंसेप्ट की। फिर से रिपीट बेटा, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर आ जाओ वाइट बोर्ड पे। कोई एक रॉड थी, यहाँ पर फोर्स एक F ऐसे लग रहा है, एक F ऐसे, तो ये कपल है। जरा आओ कंसेप्ट पे, जब तक ये रॉड पर ये फोर्स लगा F और ये फोर्स लगा F, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते ही ये क्या बन गया, कपल, कपल, ये बन गया कपल। और जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, रोटेट, और जैसे कपल रोटेट करना शुरू करेगा, जैसे कपल रोटेट करना शुरू करेगा, ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, टॉर्क ऑफ अ कपल बन जाएगा। टॉर्क ऑफ अ कपल मतलब कि बलयुग्म का बलाघूर्ण बन जाएगा। जैसे इसके अंदर घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कपल ऑफ अ फोर्स, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ अ फोर्स। तो ये था। तो भाई फॉर्मूला एक,
भाई तरीके लाख लेकिन फॉर्मूला एक, कौन सा? टॉर्क बराबर ईदर फोर्स, किसी एक बल का परिमाण रख दो और बीच का लंबवत दूरी रख दो। बीच का लंबवत दूरी कौन सा? जहां पर दोनों फोर्स लग रहे हो। तो इस सवाल के मुताबिक अगर डिस्टेंस d गिवन है तो d cos थीटा नीचे की तरफ, d sin थीटा ऊपर की तरफ, यही डिस्टेंस हमें रखना था, क्योंकि सवाल के अनुसार देख लो यही d sin थीटा है। यही तुम्हारा रॉड के अनुसार क्या है? d sin थीटा। मैं ऐसे लिख देता हूं d sin थीटा, ये d sin थीटा है, ठीक है ना। तो ये वो फॉर्मूला है जब कभी बॉडी, एक और ऐसे जेन्युइन केस, चलो एक अपने मन से जेन्युइन केस हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कि हमने ये रख दिया रॉड, ये रख दिया रॉड, अब कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए और अब कि यहाँ फोर्स पे अप्लाई किए। जब ये केस है तो ये बन गया कपल। सवाल ऐसे ही बनते हैं बेटा। एक मैं फिर से जेन्युइन केस ऐसे समझा दे रहा हूँ। ये कोई रॉड है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते ही ये रोटेट करने लगेगा। अगर रॉड की लेंथ यस है, अगर रॉड की लेंथ एस है, मैंने कह दिया 5 मीटर है, 2 मीटर है, 7 मीटर है, कुछ भी है, रॉड की लेंथ एस है, तो ये अब कपल बन गया टाउ। तो कैसे निकालोगे जरा देखो, एफ ऐसे लग रहा है, एफ ऐसे लग रहा है। अगर हमें बीच की लंबवत दूरी ये पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? देखो जरा सा, ये दूरी हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं? देख लो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो कैसे निकालोगे इसको? ईदर फोर्स, यहाँ के लिए टॉर्क बराबर ईदर फोर्स एफ रख दो इनटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर फोर्सेस। अगर हमारा ये एंगल थीटा होता, सवाल में गिवन होगा, अगर ये थीटा होता तो नीचे की डिस्टेंस एस कॉस थीटा और ऊपर की डिस्टेंस यस साइन थीटा। तो हमें लंबवत दूरी चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यस का साइन थीटा, यस का साइन थीटा, ये एस का आंसर देख लो, यही आंसर है आपका, यही एक्चुअल आंसर है बेटा। बहुत अच्छे से मैंने इन केसेस को डीप स्टडी करवाया है, तो आप इसको कैसे रिमेंबर रखोगे? याद रख सकते हो, ठीक है ना। और टॉर्क का सबसे बड़ी खूबी होती है, आपको वेक्टर लॉ के थ्रू समझा दूं, टॉर्क की सबसे बड़ी खूबी होती है फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रखो और डी के तरफ रोटेट कर दो तो आपको नेट डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे किसी भी एक सवाल में आप समझ सकते हैं, किसी भी एक सवाल में समझ सकते हैं, आप फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रखो, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, तो ये मैंने रखा डी, सॉरी फोर्स के डायरेक्शन में, और जब इसको आप रोटेट करेंगे किधर की तरफ? डिस्टेंस के तरफ, परपेंडिकुलर फोर्स, तो फोर्स से डी, थंब अंदर की तरफ है, डायरेक्शन इसका क्या होगा? अंदर की तरफ। आइए इसको हम वेक्टर लॉ के थ्रू समझ लेते हैं विद डायरेक्शन। अगर आपसे कभी डायरेक्शन भी पूछ ले तो डायरेक्शन भी हम इसका निकाल सकते हैं, कैसे वो समझा देता हूं आपको। सिंपल सा, बिल्कुल जेन्युइन केस। अगर हम इसको कहते हैं फोर्स F और इधर हम कहते हैं D, जो D साइन थीटा या D कुछ भी ले लो, D या D साइन थीटा कुछ भी ले लो, तो टॉर्क के फॉर्मूले में आता क्या था? इधर फोर्स F इंटू फार्मूला D साइन थीटा, D साइन थीटा। तो यहाँ पे ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर, ठीक है ना। तो जब ये ओपन होता है तो रूल इसका वेक्टर फॉर्म कहता है टॉर्क बराबर वेक्टर F क्रॉस वेक्टर D। जब आप ओपन करोगे तो यही निकल के आएगा ना, F क्रॉस D का ओपन फॉर्म क्या होगा? FD साइन थीटा, FD साइन थीटा। हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो यहाँ पे रूल कहता है, मेरा बेसिक रूल समझना है बेटा, हर जगह वेक्टर का लॉ ही कहता है, जो शब्द पहले लिखा हो, जो लेटर पहले लिखा हो, इसी के डायरेक्शन में हाथ रख दो। तो ये देखो फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दिए और D के तरफ चलो। ये D कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F से D के तरफ चलो, बॉडी का जो अंदर का डायरेक्शन होगा ये थंब, वही होगा टॉर्क का डायरेक्शन, वही होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो इसको हम कैसे लगाते हैं? राइट हैंड रूल, इसको मैं कह देता हूँ राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जो कि मेरा रूल नहीं है, ये वेक्टर रूल है। वेक्टर रूल खुद ही कहता है कि अगर दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हैं तो उनमें जो पहला लिखा हुआ लेटर है उसके डायरेक्शन में दाहिना हाथ रखो और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चलो, तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ थंब इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो रूल आप रिमेंबर रख सकते हैं, F के तरफ हाथ रखो, ये देख रहा हो आप, F के तरफ मैंने हाथ रखा, और दाहिना हाथ हमेशा यूज़ करना है, रिमेंबर रखना, राइट हैंड, लेफ्ट भूल के मत लगाना। F के तरफ हाथ रखो, नीचे की तरफ चलो, F से D के तरफ, F से D के तरफ, थंब किधर है? अंदर की तरफ। तो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर के डायरेक्शन को क्रॉस कहते हैं, और
अगर यही चीज़ ऐसे हो जाता, अगर यही चीज़ ऐसे हो जाता, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता, ठीक है ना। देखो इस केस में अगर इसको हम उल्टा कर दें, ये हम कर दें f और ये कर दें अब की बार d साइन थीटा, अब ऐसा केस कर दें तो दोनों के केस नोट कर लो। यहाँ पे केस था ये वाला, डायरेक्शन ऑफ f नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ। उसी तरह यहाँ पे आप f की डायरेक्शन में हाथ रखो, ये देखो f की डायरेक्शन में हाथ रखे ऊपर चलो, f की तरफ हाथ रखे ऊपर, क्योंकि पहले लेटर कौन सा है, f है, ऑलवेज f की तरफ हाथ रखना है। अगर ऐसे हाथ रखो तो ऊपर की तरफ, थंब किधर, बाहर की तरफ, तो बाहर के डायरेक्शन को कहते हैं डॉट, बाहर के डायरेक्शन को कहते हैं डॉट। डॉट का मतलब ही होता है प्लेन ऑफ पेपर के लंबवत ऊपर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर के लंबवत ऊपर की तरफ। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर। तो भाई डायरेक्शन छोटा है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आप जान सकते हैं फोर्स की तरफ हाथ रखो, डी की तरफ चल दो, डायरेक्शन ऑफ थंब इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर, बिल्कुल, इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और एक हम क्या करते हैं सवालों के थ्रू। अब इसके बाद जब हम सवालों पे उतरेंगे तो आपसे एक इसमें छोटी सी हेडिंग पढ़ाई जाती है कि समांतर बल क्या होते हैं और असमांतर बल क्या होते हैं या फिर विपरीत बल क्या होते हैं। तो एक शब्दों में इसको बस मैं परिभाषित कर दे रहा हूँ, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं न्यूमेरिकल में ऐड कर लूँगा, न्यूमेरिकल में ऐड कर लूँगा। समांतर सदिश बल का मतलब होता है समांतर, समांतर समदिश बल, लाइक पैरेलल फोर्स। दो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समदिश समांतर बल, समदिश समांतर बल, और हमारा है अदिश समांतर बल, अदिश, अदिश समांतर बल। ये हमारे दो टॉपिक हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको समदिश कहो या समांतर कहो सेम चीज़ है, ये ओवरऑल सदिश है, ठीक है ना। और ओवरऑल ये बात कर रहा है लाइक फोर्सेस का, मतलब डायरेक्शन समांतर बल है ऐसा। यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट बस इतना कहना चाहता है कि समदिश का मतलब होता है अगर ढेर सारे फोर्स एक डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स अधिक मिलेगा क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, इसका यही मतलब है बेसिक। समदिश समांतर बल में होता क्या है, सारे फोर्स अगर एक डायरेक्शन में है तो जुड़ जाते हैं। अदिश में होता है कि अगर एक इक्वल है एक अपोजिट है तो यहाँ पे रूल कहता है कि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अगर P है तो जो रिजल्टेंट होगा वो P माइनस Q हो जाएगा। बस ये छोटा सा हिंट है, इसमें इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको हम क्या करते हैं, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बस नोट करवा देते हैं जिससे आप समझ सको, जिससे आप इसको समझ सको कि आखिर समदिश और इसको यहाँ पे क्यों पढ़ा जाता है। एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है बट आपको थ्योरेटिकल गिवन कर दिया है, बिल्कुल भी काम का टॉपिक ये नहीं है। देखो हम अगर कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए P, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किए Q, ठीक, तो इस केस में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट निकलेगा। मैंने मान लिया ये रिजल्टेंट है, मान लिया रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा P प्लस Q, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा P प्लस Q। क्यों, क्योंकि ये समदिश बल है, इसी को कहते हैं समदिश, सेम दिशा में, तो P प्लस Q। और अगर हम इस पर टॉर्क का कंसेप्ट लगाना चाहें, टॉर्क का, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट हमने टॉर्क लगाया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट हमने टॉर्क लगाया, तो कैसे परिभाषित करें, A, B और C, 3 पॉइंट मान लेते हैं। तो टॉर्क, यहाँ का टॉर्क बराबर यहाँ का टॉर्क, तो कैसे लगाओगे, P लिखोगे, P लिखोगे, ये फोर्स है, P फोर्स है, P इंटू AB, यही डिस्टेंस, P इंटू AB बराबर, और जब Q लगाओगे तो Q इंटू BC, Q इंटू BC। ये टॉर्क का कंसेप्ट, टॉर्क का कंसेप्ट मैं आगे सवाल में आपको बताऊंगा, इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत कंसेप्ट है। टॉर्क का सबसे अच्छा फार्मूला तरीका है, इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी घूमे उसी के रिस्पेक्ट में टॉर्क लगा दो। इसका मैं छोटा सा वीडियो एक अलग आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, और करना क्या था, इस पर हम टॉर्क लगाए, मान लिए इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क है तो फोर्स P रखो, P और डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेज जिसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, तो P इंटू AB डिस्टेंस। उसी तरह से जब ये Q लगाओगे तो ये बॉडी रोटेट करेगा, Q इंटू BC, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड केस पढ़ लेते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल भी काम का नहीं है, एकदम बकवास टॉपिक। अगर यहाँ पे हम कहते हैं फोर्स P और यहाँ पे हम कहते हैं Q, फोर्स P फोर्स Q, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं बीच में रिजल्टेंट होगा, कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा। ठीक, इस क्यू को हम ऐसा करते हैं, यहाँ कर देते, चलो कहीं पर भी लगा दो, ये रिजल्टेंट है आपका आर, दिस इज़ क्यू। और हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे टॉर्क, आपकी इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालते हैं। तो देखो करेंगे क्या, P और Q है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना, देखो ये सम दिस और दिस, देख रहा ना, इक्वल एंड अपोजिट, बॉडी रोटेट करेगा 100% श्योर है। तो रिजल्टेंट R बराबर क्या लिखोगे, P माइनस Q लिखो या फिर Q माइनस P लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का दोनों सही है। चाहे तो रिजल्टेंट P माइनस Q करो तो भी सही, Q माइनस P करो तो भी सही। भाई मैग्नीट्यूड नहीं पता है ना, मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जब टॉर्क का कंसेप्ट लगाओगे तो इसके रिस्पेक्ट में बॉडी रोटेट करेगा, तो कैसे लगाओगे, अगर हम P लेते हैं, P वाला फोर्स, ये P फोर्स, तो P इंटू इसके रिस्पेक्ट में फुल डिस्टेंस लोगे तो A एंड C मैं कह दे रहा हूँ, तो P इंटू AC, ये देखो डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, अगर और इसके रिस्पेक्ट जब ये फोर्स लगेगा, तो जब ये फोर्स लगेगा Q वाला, तो Q के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, Q इंटू, जब Q के रिस्पेक्ट में फोर्स लगाओगे तो डिस्टेंस क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ D, तो DC, Q इंटू DC। बस सिंपल यही छोटा सा कंसेप्ट था। मतलब ये देखो मैं एकदम खुल के कह रहा हूँ बेटा, आपको इसमें बहुत समझने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल थ्योरी आपको क्लियर रखना है। इसके सवाल में इतने ज़बरदस्त तरीके से जब नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी जानते रहो कि समदिश का कंसेप्ट कैसे लगता है और बलाघूर्ण का कंसेप्ट कैसे लगता है, टॉर्क इंटू डी का कंसेप्ट कैसे लगता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें थे और यही था समदिश और अदिश। बिल्कुल भी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है इस टॉपिक का। समदिश का मतलब होता है एक दिशा में बल और अदिश का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट। आपको रूल पता है, यहाँ पे एक्चुअल कंसेप्ट कुछ सीखने लायक था तो ऐसे एज इट इज सवालों के लिए ये कंसेप्ट, ये जो मैंने लाइन लिखा है। लेकिन इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको क्या करूँगा, 5 या 10 मिनट का एक वीडियो बना के पर्टिकुलर, जहाँ पर मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आपको सवालों को क्लियर कर दूँगा, तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा बलाघूर्ण का थ्योरेटिकल वाइज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज़ रिमेंबर रखिएगा, जो मैंने टॉर्क का कंसेप्ट इनिशियल बताया वो तो बिल्कुल रिमेंबर रखना है भाई। ये लास्ट का मैंने जो 2 टॉपिक पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैं जब फलक्रम टॉपिक या फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो बिल्कुल हूबहू आपको क्लियर करवा दूंगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पे थ्योरेटिकल का थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू, मेहनत करिए और मन से पढ़िए। ओके।